आलोचना की विभिन्न पद्धतियों से संबंधित पहले भाग के अंतर्गत मैंने आपको भारतीय संस्कृत साहित्य में आलोचना की जो पद्धतियां विकसित थी उस पर चर्चा की। उसके पश्चात पाश्चात्य आलोचना प्रणालियों की चर्चा की और तत्पश्चात मैंने आधुनिक काल में शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य में जो आलोचना की पद्धतियां थी उस पर चर्चा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि शुक्ल जी ने जिस व्यवहारिक और सैद्धांतिक और व्याख्यात्मक समीक्षा और निर्णयात्मक समीक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण स्थापित किया था वह आगे के हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों आलोचकों के लिए एक मील का पत्थर के रूप में काम आया। और शुक्ल जी के पश्चात हिंदी साहित्य में कई समीक्षाएं बहुत तेजी से विकसित हुई और जिसके अंतर्गत मैंने आपको कुल 9 समीक्षाओं की चर्चा की थी। एक सैद्धांतिक, दूसरी व्याख्यात्मक, तीसरी निर्णयात्मक, चौथी आत्म प्रधान, पांचवी ऐतिहासिक, छठी तुलनात्मक और सातवीं मनोवैज्ञानिक, आठवीं सौष्ठववादी और नौवीं प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति। इन 9 पद्धतियों का मैंने जिक्र किया, जिसमें 3 पद्धतियों पर मैंने आपको व्याख्यान आयोजित कर दिया था मैंने आपके लिए। अब 3 जो पद्धतियों पर मैंने आपको बताया था कि सैद्धांतिक, व्याख्यात्मक और निर्णयात्मक, इन तीनों समीक्षा पद्धतियों की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या उस पर मैंने आपको चर्चा करके इसकी सभी विशेषताएं इनकी बताई थी। आज जो चौथी समीक्षा पद्धति है आत्म प्रधान समीक्षा पद्धति, उसकी चर्चा हम करेंगे। इस समीक्षा पद्धति को प्रभाववादी समीक्षा पद्धति भी कहा जाता है। प्रभाववादी समीक्षा पद्धति का तात्पर्य क्या हुआ है कि हम अंग्रेजी में जिसे इम्प्रेशनिस्ट क्रिटिसिज्म कहते हैं वह हिंदी में उसको हम आत्म प्रधान या उसको प्रभाववादी समीक्षा कह सकते हैं। इस समीक्षा पद्धति में किसी भी रचना विशेष का जो आलोचक के द्वारा जो अवगाहन किया जाता है, जो एक उस पर चर्चा की जाती है, उसके संबंध में आलोचक के मन पर जो अंकित होने वाले जो प्रभाव होते हैं, है ना, उसका वह विश्लेषण करता है और इसी कारण से इसको प्रभावात्मक या आत्म प्रधान समीक्षा कहा गया है। यह व्यक्तिनिष्ठ आलोचना कहलाती है। इस आलोचना पद्धति का काव्य शास्त्रीय निर्णयों से बंधे रहना कोई जरूरी नहीं होता है। कारण क्या है कि जो भाव हृदय पर अंकित होते हैं उसकी विवेचना करता है आलोचक, तो इसलिए उसमें शास्त्रीय नियम नहीं सम्मिलित हो सकते। इस समीक्षा पद्धति की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। एक तो रचना के विषय में आलोचक की जो प्रतिक्रिया होती है वह एक प्रकार से अंतिम जैसी मान ली जाती है, और दूसरा कि व्यक्तिगत जो रुचि होती है उस कृति के संबंध में समीक्षक की, जिसके कारण से उस रचना में एक ललित जो गुण होता है वह आ जाता है, लालित्य विधान जिसे हम कह सकते हैं। इस तरह इस आत्म प्रधान समीक्षा पद्धति मूल रूप से जो प्रभाववादी समीक्षा पद्धति मान सकते हैं। अगली समीक्षा पद्धति है ऐतिहासिक पद्धति। किसी रचना के संदर्भ में विभिन्न जो परिस्थितियां होती है उसका विशेष ध्यान में रखकर और उसका मूल्यांकन एक आलोचक के द्वारा किया जाता है, वह ऐतिहासिक आलोचना कहलाती है। किसी कृति की आलोचना कृति के सृजन युग की विभिन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आलोचना करना ऐतिहासिक आलोचना कहलाती है। इस प्रकार की जो आलोचना होती है उसके संदर्भ में एक जो आलोचक होता है उसे युग धर्म का विशेष निर्वहन करना पड़ता है, क्योंकि युग धर्म में जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी ना, उसका पूरी तरीके से उसको अवगाहन करना और फिर उसके बाद उस रचना के संदर्भ में निर्णय देना। इस प्रकार की जो समीक्षा पद्धति है ना, उस पर बहुत से विद्वानों ने काम किया है हिंदी में, जिसके कारण से इस ऐतिहासिक समीक्षा भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। हर जो कलाकार होता है वो अपनी चेतना को अपने युग के प्रश्न से ही तो जोड़ता है, तभी तो वह रचना प्रभावशाली होती है। चाहे वो मुंशी प्रेमचंद हैं, चाहे वो महाकवि तुलसी हैं या कोई भी अन्य जो महान साहित्यकार है जिसकी भी रचना प्रसिद्ध है, उसने अपने युग के प्रश्नों को भी उसमें जोड़ा और एक प्रकार से उस समय समाधान भी प्रस्तुत किया उन समस्याओं का, और आलोचक उन्हीं चीज़ों का ध्यान रखता है। जैसे तुलसी के काव्य में युग का स्वर है, तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में भी तत्कालीन जो समय की जो भी विशेषताएं हैं, जो तथ्य हैं, वो पूरी तरीके से हमारे सामने प्रकट होते हैं। आज के साहित्य में के परिप्रेक्ष्य में देखें तो युगीन चेतना भी अधिक दिखाई देती है। आज मध्यम वर्ग की जो पीड़ा हमारे हिंदी के कथा साहित्य या कहानी जो
कहानी के अतिरिक्त कविता में जो दिखाई देती है ना, उसकी समीक्षा जब लेखक करता है तो वह उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखकर करता है। आधुनिक रचनाकार अपने परिवेश के प्रति सदैव जागरूक रहता है और इसी कारण से ऐतिहासिक आलोचना पद्धति अधिक प्रसिद्ध हुई। अब हम जो छठी समीक्षा पद्धति है तुलनात्मक, उसकी चर्चा करें। काव्य शास्त्र के जो विभिन्न नियम होते हैं उसको ध्यान में रखकर कोई भी जो दो महान रचनाकार होते हैं उस महान रचनाकारों की आपस में तुलना करके किसी एक की रचना को अधिक श्रेष्ठ बताना तुलनात्मक समीक्षा पद्धति कहलाती है। हिंदी आलोचना में डॉक्टर पदम सिंह शर्मा के द्वारा जो देव और बिहारी पर चर्चा की गई थी, उसके पश्चात लगभग इस समीक्षा पद्धति में देव और बिहारी पर खूब जबरदस्त एक टीका टिप्पणी होती रही। किसी ने देव को श्रेष्ठ तो किसी ने बिहारी को श्रेष्ठ किया। इस प्रकार की समीक्षा पद्धति हम देखते हैं कि शुक्ल जी से पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी थी। हिंदी आलोचना में यह प्रकृति शुरू से रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कई बार अनेक कवियों की तुलनाएं बीच बीच में अपने आलोचनात्मक ग्रंथों में की है। उसी तरह डॉक्टर नगेंद्र और नंदलाल वाजपेयी तक ने तुलनात्मक अध्ययन कई कवियों का और कथा साहित्यकारों का किया है। शोध के क्षेत्र में देखें तो तुलनात्मक अध्ययन को खूब प्रोत्साहन मिला था। एक प्रकार से यह जो पद्धति है यह समीक्षा पद्धति कहलाती है, किंतु इसमें दो कवियों की एक श्रेष्ठता को भी प्रतिपादित किया जाता है। सातवीं जो पद्धति है वह है मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति। मनोवैज्ञानिक का क्या तात्पर्य है? इसको हम मनोविश्लेषण से कहें या मानव मन के जो अंतर्द्वंद है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी रचना का मूल्यांकन एक लेखक के द्वारा किया जाता है। तो यह बहुत गंभीरता से इस पर उस पर अपना मत देना पड़ता है उसको, क्योंकि कोई भी जो कथा साहित्य से संबंधित मान लीजिए कोई कहानी उपन्यास है तो उस पात्र के जो अंतर्द्वंद है, उसका जो मनोगत भाव है उस पर उसको ध्यान में रखकर और फिर उसके बाद उस कृति की संदर्भ में अपना निर्णय देना या उसकी समीक्षा करना, यह बहुत एक सूक्ष्म जो गंभीर भाव है उसके अंतर्गत आता है। हर किसी व्यक्ति इस प्रकार की समीक्षा नहीं कर सकता। यह समीक्षा पद्धति हिंदी साहित्य में पाश्चात्य जगत में जो फ्रायड, एडलर और जुंग थे उसके प्रभाव से आई थी। फ्रायड, एडलर और जुंग ने ये तीन बहुत प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी वे हैं पाश्चात्य जगत के, जिनका अध्ययन हिंदी साहित्य के अनेक विद्वानों के द्वारा किया गया। इस प्रकार की समीक्षा पद्धति की मूल बात क्या होती है कि उसमें काम या यौन या दमित वासना इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं आलोचक। इस चीज़ का भी एक प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कहें तो दमित वासना या यौन भावना का जीवित रहने की जो तीव्र इच्छा होती है मानव की, उस प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उस पात्र या उस रचना की समीक्षा की जाती है। इस आलोचना में आलोचक का प्रयास साहित्य से साहित्यकार तक भी पहुंचने का प्रयास रहता है। यानी केवल रचना के पात्रों का ही नहीं, रचना का ही नहीं, वरन जिसने यह रचना लिखी है ना, उस रचना लिखने वाले के मन में भी कहीं कोई दमित वासना तो नहीं है ना, इस पर भी लेखक इस आलोचना में ध्यान में रखता है। तो कुल मिलाकर कृति के साथ साथ रचनाकार के जो मन स्तर होता है उसका भी गहन अध्ययन करके एक आलोचना जो की जाती है वो मनोवैज्ञानिक आलोचना कहलाती है। इसमें आलोचक मूल रूप से मन स्थिति और उसके व्यक्तित्व को पकड़ने की कोशिश करता है। यदि हम हिंदी में चर्चा करें कि इस प्रकार के कौन कौन से ऐसे जो समीक्षक में जो इस पर ज़्यादा जिन्होंने काम किया और ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, तो उसमें 3-4 नाम मेरी नज़र में आते हैं। एक तो अज्ञेय और दूसरा डॉक्टर देवराज, इलाचंद जोशी, रामविलास शर्मा भी कुछ हद तक कई बार उन्होंने थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति पर काम किया, लेकिन कम है उनका काम इस पर, ज़्यादातर प्रगतिवाद पर है उनका काम। और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस प्रकार की समीक्षा पद्धति पर कार्य किया। तो ये जो समीक्षक हैं जिनका मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सभी हिंदी में मनोवैज्ञानिक समीक्षा पद्धति के प्रसिद्ध
आलोचक रहे हैं। अब हम एक जो अगली समीक्षा पद्धति है 8वीं प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति से तात्पर्य मूल रूप से यह है कि हिंदी में कार्ल मार्क्स को आधार बना करके जो भी रचनाएं लिखी गई या उसको कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के आधार पर उस रचना की जो समीक्षा की गई वे सभी प्रगतिवादी समीक्षा कहलाती है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की यह मान्यता है कि यह समालोचना पद्धति छायावाद के पतन के साथ साथ ही प्रारंभ हो गई थी। आलोचकों ने आलोचना के लिए जिन नए प्रतिमानों को ढूंढ निकालने की चेष्टा की थी वे प्रतिमान अधिकतर मार्क्सवादी ही थे। इन्हीं मार्क्सवादी प्रतिमानों के आलोचक में जो आलोचनाएं लिखी गई उन्हें प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचनाएं कहा गया। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने स्पष्ट रूप से हमें यह बताया है कि यह पद्धति मूल रूप से मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति, दूसरा नाम इसका यह भी हम कह सकते हैं। कुछ लोगों ने प्रगतिवाद की मूल चेतना में मार्क्स का जो आर्थिक और उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसको बहुत अधिक भुनाया है और इस आलोचना को इस कारण से एक तीसरा नाम उपयोगितावादी आलोचना भी लेखकों के द्वारा कर दिया गया है। पाश्चात्य जगत में यह आलोचना भी बहुत प्रसिद्ध रही है, जिसमें कॉर्डवेल ने अपनी एक जो कृति है उसमें कविता की मार्क्सवादी परिभाषा देते हुए उन्होंने प्रगतिवादी समीक्षा प्रस्तुत की थी, जिसको उन्होंने कहा था कविता के मूल धरातल जातीय और देशगत कभी नहीं होते हैं, उसका वास्तविक महत्व केवल आर्थिक उपयोगिता में निहित होता है। बात को आप बहुत अच्छी तरह समझें। जो कॉर्डवेल ने कही वही बात हिंदी में रामविलास शर्मा के या अन्य आलोचकों के द्वारा कही गई कि कोई भी जो रचना होती है उसके मूल धरातल में जो देश काल की जो परिस्थिति होती है वह महत्व नहीं रखती, वरन जो आर्थिक जो पॉइंट होता है वही केवल महत्व रखता है। प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, जो कहा था वही अमृत राय ने लगभग कहा। तो इसलिए हम अमृत राय के जो शब्द हैं उसको यहाँ उद्धृत करना चाहेंगे। मार्क्सवादी आलोचना साहित्य की वह समाजशास्त्रीय आलोचना है जो साहित्य के ऐतिहासिक और गतिशील पक्ष के संबंध में उद्घाटन करती है। समझ में स्पष्ट रूप से हमारा आ चुका है कि यह एक समाजशास्त्रीय आलोचना है, न कि हम इसको केवल मार्क्सवादी आलोचना या कोई आर्थिक आलोचना कहें। समाज से जुड़े हुए जो पक्ष हैं वह इस आलोचना में मूल रूप से हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने भी इस समीक्षा पद्धति के संबंध में कहा है कि मार्क्सवादी जीवन शक्तियों के आधार पर एक कलाकृति की श्रेष्ठता स्वीकार करता है। दोबारा समझ लें, मार्क्सवादी जीवन शक्तियों के आधार पर एक कलाकार कलाकृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है और इससे स्पष्ट होता है कि उसके मूल्यांकन का आधार हमेशा बौद्धिक ही होता है। पर यह मान लेना कि मार्क्सवादी आलोचना कला में भाव तत्व की आवश्यकता ही नहीं समझती, उसको गौण महत्व देती है और इस आलोचना के वास्तविक स्वरूप को न समझना है। कहने का तात्पर्य यह है, कई विद्वानों ने इस आलोचना पद्धति में कहा है कि ये बहुत शुष्क है, उसमें भाव तो पक्ष तो होता ही नहीं। इसका डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने जोरदार खंडन किया। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाव और संवेदना और शैली की सजीवता के जो दर्शन है वह इस आलोचना में हमें बहुत गंभीरता से मिलते हैं। बुद्धि तत्व के साथ साथ संवेदना का जो तत्व है उसका भी इस आलोचना में मिलती है, जिसको कई विद्वानों ने अस्वीकार किया था। तो यहाँ हम प्रगतिवादी समीक्षा के उपयोगितावादी जो पक्ष है उसका हमने यहाँ पर उद्घाटन किया था और प्रगतिवादी आलोचक काव्य में मिथ्या चमत्कार, निरर्थक अलंकारिकता, झूठे अभिव्यक्ति सौष्ठव को कोई स्थान नहीं देता है। वह केवल जनवादी और जन उपयोगी दृष्टिकोण से ही उस रचना की समीक्षा करता है और उसके आधार पर अपना यथार्थ निर्णय देता है। अब अंतिम जो समीक्षा पद्धति है वह है सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति। हिंदी में सौष्ठववादी जो समीक्षा पद्धति है उसको स्वच्छंदतावादी समीक्षा पद्धति भी कहा जाता है। इस समीक्षा पद्धति में मूल्यांकन या निर्णय नहीं होता है, इस बात को आप विशेष ध्यान में रखें। एक जो आलोचक होता है उसकी जो भावनाएं होती है उस भावनाओं के मध्य वह उसका विवेचन करता है। यह पद्धति बहुत हद तक छायावाद से प्रभावित रही है।
छायावादी जो रचनाएं थी ना, उसके संदर्भ में इस पद्धति पर काम किया गया था। जो आलोच्य कलाकृति की अपेक्षा जो आलोचक का व्यक्तित्व होता है उस पर अधिक वो ध्यान देता है, यानी उसकी जो आत्माभिव्यंजना होती है उस पर समीक्षक ध्यान देता है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ने इस आलोचना की एक विशेषता बताते हुए कहा था कि इस पद्धति में समालोचक के द्वारा उस कृति में रस, अलंकार आदि का खोज का प्रयत्न नहीं किया जाता, वर्ण, रूढ़ि और परंपरा से भी वह मुक्त होता है। सूक्ष्म सौंदर्य और सौष्ठव देखने का जो प्रयास है वह इस समीक्षा में वह करता है। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा के कहने का आशय यह है कि शास्त्रीय जो आधार होते हैं, रस, अलंकार आदि, उस पर ज़्यादा जोर नहीं होता है इस आलोचना में। इसमें केवल सौंदर्य बोध और उससे उत्पन्न जो आनंद है ना, उसको ध्यान में रखते हुए किसी रचना के संदर्भ में एक आलोचक के द्वारा बात कही जाती है। तो इस आलोचना की विभिन्न पद्धतियों, प्रकार और इससे संबंधित जो मैंने दूसरा भाग है मेरे व्याख्यान का, इसमें मैंने आपको हिंदी साहित्य में प्रचलित सभी जो आलोचना की पद्धतियां हैं या आलोचना के जो वर्गीकरण हैं या उसके जो प्रकार हैं, किसी भी रूप में प्रश्न वो आ सकता है, उसकी संपूर्ण चर्चा मैंने आपसे की है। तो यहाँ निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि आलोचना की जो प्रमुख पद्धतियाँ थी ना, उस सब पर मैंने जो चर्चा की है उसमें मूल रूप से सभी आलोचकों का जो कार्य है वह है कि अनुभूति के साथ तादात्म्य स्थापित करना, सौंदर्य बोध का विश्लेषण करना। खुद आलोचक तो आनंदित होता ही है, पाठक को भी वह रसोद्रेक करने की क्षमता रखता है और इसी कारण से हिंदी साहित्य में आलोचना अधिक प्रसिद्ध हुई है।